बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है कश्मीर मैगज़ीन, मैं हूँ यासिर रहमान। नाज़रीन, कुछ अर्सा पहले हिंदुस्तान में एक मूवी जिसका बड़ा चर्चा हुआ, जो बहुत नोटोरियस मूवी जानी गई, उसका नाम था कश्मीर फाइल्स। कश्मीर फाइल्स के अंदर उन्होंने कश्मीरी पंडितों को जो 90s के अंदर जिन्हें कश्मीर छोड़ना पड़ा, उन्हें बहुत ज़्यादा मज़लूम दिखाया और कश्मीरियों को जालिम दिखाया। और उन्होंने ये बताया कि इन पे बड़ा जुल्म हुआ है, इनके साथ होलोकॉस्ट हुई है। होलोकॉस्ट की टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है जो कि जर्मनी में हिटलर ने यहूदियों के साथ किया और मिलियंस की तादाद में उन्हें गैस चैम्बर्स के अंदर डाला और उन्होंने इस तरह नस्ल कुशी करने की कोशिश की। यही टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की गई कश्मीरियों के लिए कि कश्मीरियों ने ये काम किया और उन्होंने हिटलर का किरदार अदा किया और उन्होंने हिंदू जो पंडित थे वहाँ पे रहते उनके साथ इस तरह किया कि उन्हें अपने घर बार, अपनी मईशत, उन्हें सब कुछ छोड़ना पड़ा। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि असल में रिस्पॉन्सिबल कौन है और अब जो हिंदू पंडित वापस आए हैं या जो वहाँ पे फैमिलीज रह रही हैं उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि उन्हें महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। ये क्या जाहिर करता है, इसकी प्लानिंग क्या है, इस पर हम बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। मेहमानों से तारुफ करवाते हैं। जनाब स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है बिलाल रफ़ीक साहब ने, आप सीनियर सहाफ़ी हैं। बिलाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। और आज हमें ज्वाइन किया अब्दुल हमीद लोन साहब ने, आप सीनियर हुर्रियत रहनुमा हैं। लोन साहब, बहुत शुक्रिया। लोन साहब, इन कश्मीरी पंडितों को किससे ख़तरा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जिस तरह से हिंदुस्तान जम्मू कश्मीर की तस्वीर को पेश कर रहा है और वहाँ पर कश्मीरियों के ऊपर जब मज़ालिम ढाए जाते हैं और जेनोसाइड किया जा रहा है और तस्वीर जब दिखाई जाती है तो ये कहकर के कश्मीर के अंदर टेररिज्म है। ठीक है। हालांकि दुनिया ने भारत के इस बयानिए को रद्द किया है चूंकि इंडिजिनस मूवमेंट है और अक़वाम मुत्तहिदा कश्मीरियों के हक खुदरादित को तस्लीम कर चुका है। अब जिस तरह से हिंदुस्तान मीडिया के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए, डिजिटल मीडिया के ज़रिए और ख़ासकर पार्लियामेंट के फ्लोर से ऐसे बयान देता है जिससे इश्तिआल पैदा किया जाता है, जिससे नफ़रतें बढ़ती हैं। अब दुनिया में कोई इंतहा पसंदी की गुंजाइश नहीं है। ठीक है। अगर आप देखें 9/11 के बाद जो सूरत हाल बनी, जहाँ पाकिस्तान ने भी इस टेररिज्म के खिलाफ बड़ी कुर्बानियाँ दी, फ्रंट लाइन स्टेट का किरदार अदा किया, वहीं इस फस्ताई रियासत ने इस रीजन को तबाही के दहाने पे पहुंचा दिया है। क्योंकि इस वक्त हिंदुस्तान में जो बरसर इक़्तिदार हैं वो जुनूनी है, वो इंतहा पसंद सोच रखने वाले लोग हैं, उनके अज़ाइम तो इंतहाई खतरनाक है। वो तो अखंड भारत की बात करते हैं, घर वापसी की बात करते हैं, मुसलमानों के कत्लेआम की बात करते हैं, खुलेआम धमकियां देते हैं। वहीं कश्मीर के अंदर जहां आज भी 1.5 मिलियन ऑक्यूपेशनल फोर्सेस हैं, जिसमें पैरामिलिट्री फोर्सेस में उनकी जो आर्मी भी है और उसके साथ साथ एजेंसीज भी हैं, तो वहीं जब हिंदुस्तान कश्मीर के हवाले से एक ऐसी तस्वीर पेश करता है अपने झूठ को सच दिखाने के लिए, तो बदकिस्मती से ये यूनाइटेड नेशंस की क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क है। ठीक है। जबकि वो हर मामलात से, हर चीज, मतलब जो भी वहाँ सूरत हाल है उससे बाखबर है, ताहम खामोश हैं वो। तो वहीं जब अगर आप पंडितों की बात करते हैं कि एक मूवी दिखाई गई जिसमें उनका जेनोसाइड दिखाया गया, हालांकि खुद कश्मीरी पंडितों ने कहा कि ये तो झूठ पर मुबनी फिल्म है और इसके पीछे चूंकि संघ परिवार के लोग हैं, बजरंग दल वाले हैं, इसी तरह से जन सिंह है, RSS वाले लोग हैं और वो हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों के साथ साथ कश्मीरियों के खिलाफ नफरत पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। तब हम समझते हैं कि ये जो हिंदुस्तान की कारिस्तानी है, ये जो उसका प्रोपेगेंडा है, ये जो उसका जो झूठ पे मुबनी जो भी उसका बयानिया है, अब ये चलने वाला नहीं। ठीक है, मैं बिलाल रफ़ीक साहब को इन्वॉल्व करूँगा। बिलाल रफ़ीक, सदियों से हिंदू पंडित जो हैं वो कश्मीर में कश्मीरियों के साथ रहते आए हैं। उस वक्त नहीं मारा, 90s में कश्मीरियों ने मारा था उनको, या अब कश्मीरियों से उनको ख़तरा है? जी देखें, कश्मीरी तो खुद जुल्म और सितम का शिकार हैं कि एक दहाई से, जैसे 90s की दहाई में ख़ासा वो एक्टिविटीज़ बढ़ी। जो खुद मजलूम है उसने किसी को क्या मारना, पहली बात तो ये है।
दूसरी तरफ जब भारत ये देखता है कि तमाम तरह हथकंडों को इस्तेमाल करने के बावजूद, फोर्सेस की तादाद में डे बाई डे इजाफा करने के बावजूद, काले कवानीन लॉन्च करने के बावजूद, उनके तहत लोगों के खिलाफ कार्रवाइयाँ करने के बावजूद भी वो कश्मीरियों के हौसले पस्त नहीं कर पाता, तो इनके अंदरूनी जो फोर्सेस हैं वो फिर क्या एक्टिविटीज़ करती हैं कि वो दूसरी तरफ से हो के वो पंडितों का कत्लेआम शुरू कर देती हैं, और उनका इल्ज़ाम कोशिश करके कि हम किसी न किसी तरीके से कश्मीरियों को इन इल्ज़ामात के तहत ज़ेर करें और इनके ख़िलाफ़ मज़ीद कार्रवाइयाँ करें। जैसा कि इन दिनों में अब जो टारगेटेड कार्रवाइयाँ मकबूजा कश्मीर के अंदर जारी हैं, इन कार्रवाइयों का जो इल्ज़ाम है वो भारत ने नौजवानों पे लगाना शुरू कर दिया। गुज़िश्ता 2-3 साल की अगर आप कार्रवाइयाँ देखें तो सिर्फ पहले PhD लेवल के नौजवानों को उन्होंने शहीद करना शुरू किया, फिर यंगस्टर्स को उठाया, जेलों में डाला। अब इन दिनों की जो कार्रवाइयाँ ये हो रही हैं कि जो वज़ीर दाखिला हैं बीजेपी की सरकार के अमित शाह, उनकी सरबराही में और उनकी एजेंसीज़ की सरबराही में 2-3 जून को एक इजलास होता है, उसमें डिसाइड किया जाता है कि अब हमने पूरी वादी के अंदर क्रैकडाउन करना है। और जी हाँ, और प्लस नई चौकियाँ इन दिनों में वहाँ पे अब और चौकियाँ, पहले ही लाखों की तादाद काले कवानीन, अब नई चौकियाँ लॉन्च करके उन्होंने अब नई चेकिंग शुरू कर दी है। टारगेट किया जा रहा है, जैसा कि अब तकरीबन 300 के करीब इन दिनों में उन्होंने नौजवानों को अरेस्ट किया। और ये पुलिस पहले होता था कि काले कवानीन की आड़ लेके आर्मी गायब कर देती थी, उनकी एजेंसीज नौजवानों को गायब करते थे। अब देखते हैं जब शोर मच रहा है, अब वो जो आबादियों के अंदर से नौजवानों को लेके जा रहे हैं, वो ये इल्ज़ामात आयद करके कि आपकी जो वाबस्तगी है वो तहरीक आज़ादी कश्मीर के साथ है, आप क्यों बात करते हैं अपनी तहरीक की। अब उस आड़ में नौजवानों को गिरफ्तार करके ना मालूम मकामात पे मुंतकिल किया जा रहा है, ना उनको वकील तक रसाई दी जा रही, ना उनके घर वालों को उनसे मिलने दिया जा रहा है कि आखिर वो जब पूछते हैं जाके मुतल्लिका थानों में तो वहाँ पे बच्चे उनके मौजूद ही नहीं होते हैं। अब इन्होंने इन दिनों का जो सेटअप चेंज किया है, अब पुलिस को ये आगे ले आए हैं। और जो जहाँ तक पंडितों का इशू है, अब 200 पंडितों को मुंतकिल करने का जो मामला चल रहा है कि उनको मुख्तलिफ जो वादी के हिस्सों में उनकी ट्रांसफर्स करने का एक नोटिफिकेशन देखिए आप, बीजेपी सरकार नोटिफिकेशन करती है और वही नोटिफिकेशन सोशल मीडिया पे वायरल हो जाता है। अब कश्मीरी तो नहीं है बीजेपी सरकार का हिस्सा वहां पे, अब बीजेपी साथ ही आ जाती है सरकार इस मामले पे कि ये सोशल मीडिया पे जो ट्रांसफर आर्डर्स हैं ये किसने अपलोड किए, ये कहां से शेयर्स हुए, उनके खिलाफ अब कार्रवाइयां करने की प्लानिंग हो रही है। यानी किसी ना किसी तरीके से भारतीय हुकूमत, भारतीय फोर्सेस, उनकी तमाम एजेंसीज, पुलिस ये कोशिश करते हैं कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कश्मीरियों को किसी न किसी तरीके से इस सिलसिले में उनको फंसाया जाए और उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की जाए। बिल्कुल ठीक है। 800 ख़ानदान लोन साहब वो ऑलरेडी इतने अरसे में जब से ये लोग निकले बाहर, उनके बावजूद वो कश्मीर में रहे, मकबूजा कश्मीर में, बल्कि उनकी थी ये भी कहना था कि हमारी जो आखिरी रसूमात होती थी, कोई मर जाया करता था तो वो भी मुसलमान लोकल जो वादी के हैं वो मदद किया करते थे। उनको कश्मीरियों ने फिर कुछ क्यों नहीं कहा कि अब ये मामला दोबारा से उठाया जा रहा है? दरअसल हिंदुस्तान तहरीक आज़ादी को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। अगर आप देखें माजी में कि कश्मीर की तहरीक आज़ादी को दहशतगर्दी का लेबल लगाकर बदनाम किया जाए, पार्लियामेंट पे जो ड्रामा हुआ, इंडिया एक्सपोज हो गया। अगर आप देखें इन्होंने जो पुलवामा का ड्रामा किया, एक्सपोज हो गया। इन्होंने छठी सिंहपुरा का ड्रामा किया, एक्सपोज हो गए। इसी तरह से इन्होंने वंधामा का किया, कोड़ी का किया, बहुत पठानकोट का किया, बहुत सारे ऐसे वाक़ात हुए हैं। खुद हिंदुस्तान के एक्स आर्मी चीफ कहता है कि हमारी एजेंसियों ने किए। अब आज की डेट में जहां आपकी 15 लाख फौज है, आपके लॉ एंड फोर्स के नाम पे वहां रियासी दहशतगर्दी हो रही है, आपकी एजेंसीज है, मुझे बताएं क्या कोई किसी को मार सकता है, किसी गैर मुस्लिम को, पंडित को? ये तो उनकी एजेंसियों की कारस्तानी है ताकि कश्मीर की आजादी को बदनाम किया जाए। देखें, जब आप ये दावा करते हो कश्मीर में सब कुछ अच्छा है, वहां नॉर्मल सी है, फिर वो आपके दावे कहां गए? हमारे नाज़रीन को ये भी बताइएगा, के खिलाफ नफरत बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। हमारे नाज़रीन को ये भी बताइएगा कि वहां पे क्या सिर्फ हिंदू पंडित ही रहते हैं, वहां सिख नहीं रहते? वहां सिख भी रहते हैं, वहां बुद्धिस्ट भी रहते हैं, कोई जैन भी रहते हैं, वहां क्रिश्चियन भी रहते हैं। जो भी आज तक ये दहशतगर्दी हुई है और इसके पीछे देखा गया कि हिंदुस्तान की एजेंसियों का हाथ है। छठी सिंहपुरा के हवाले से तो खुद इनका एक्स आर्मी चीफ कहता है ये हमने किया है जब क्लिंटन यहां आया था। इसी तरह से अगर आप देखें सिखों पे जो हमले हुए हैं, जो पंडितों पे हमले हुए हैं, इसके पीछे हिंदुस्तानी एजेंसियों का ही हाथ है। हिंदुस्तान को नौशा दीवार पर लेना चाहिए। वो अपने लोगों को मार रहा है, वो इतने अखराजात अपनी फौज पे कर रहा है,
अपने 40 करोड़ भिखारियों को छोड़ के, हासिल उसे कुछ भी नहीं होगा। ये जंग वो हार चुके हैं। ठीक है। अजीत कुमार देओल पागल हो गया है। ठीक है। और उसकी टीम पागल हो गई है कि मैं कश्मीर पे शायद बजौर ताकत कब्जा करूं अपने लोगों को मार के। सही, बिलाल साहब को यहाँ पे इन्वॉल्व करूंगा। हमने देखा कि माजी के अंदर जो ट्रिजेक्टरी रही है उसमें इंडिया कोई भी विदाउट प्लानिंग नहीं करता, मनसूबाबंदी करके फिर भी कोई भी फेक ड्रामा रचाया जाता है, चाहे वो पुलवामा का हो, चाहे वो कोई भी। इंडिया करना क्या चाह रहा है अब दोबारा से ये मुद्दा उठा के फिल्म के ज़रिए, उसके बाद इसको मीडिया में, गोदी मीडिया में प्रोपेगेट करके इंडिया इससे हासिल क्या करना चाह रहा है? ये ख़ास तौर पे जो हिंदू पंडितों का मामला है उससे क्या हासिल करना चाह रहा है? देखिए यासिर साहब, यानी एक फेज़ में अगर इंडिया नाकाम होता है तो फिर नया फेज़ होता है, तो उसकी वारदात तो तब्दील हो जाती है हर दफ़ा। वारदात का तरीक़ाकार तब्दील होता है लेकिन वारदात वही रहती है। उसके पस मंज़र में जो मकासद हैं वो वही उसने हासिल करने की प्लानिंग में रहता है कि कश्मीरी दबे रहें। जैसा कि 5 अगस्त 2019 के बाद जो 2 हिस्सों में तकसीम करने के बावजूद भी यूनियन टेरिटरीज़ की सूरत में, तो उसको फिर भी चैन नहीं आया, लोगों का माशी नुकसान किया। यानी अब तक आप देख लीजिए कि 5 अगस्त से अब तक 576 से ज़ायद अफराद को शहीद कर दिया उसने। अब सैकड़ों नौजवान जेलों में कैद करने के बावजूद भी जब वो देखता है, नौजवान कितने जी इनमें 576 में इनमें से तकरीबन जो नौजवान हैं वो 200 से ज़ायद हैं। ठीक है, बच्चों का भी आप देख लें, क्योंकि हज़ारों बच्चे 89 से अब तक वो भी शहीद किए। यानी कोई किसी उम्र का बच्चा, छोटा बच्चे, 2 माह के बच्चे से लेके मैं कहता हूँ कि 70 बरस तक के बुजुर्ग भी, ना औरत ना कोई बच्ची इनसे महफूज नहीं रह सकी। तमाम तरह ताकत का इस्तेमाल करने के बावजूद भी अब जो पीछे बैठे हुए हैं उनकी कौमी सलामती के मशीरान, एजेंसीज के सरबराहान, वो कोई नया आइडिया लॉन्च करते हैं और फिर ये उसी आइडिया के पीछे दौड़ते हैं। लेकिन जो पॉजिटिव चीज़ वो ये है कि कश्मीरी किसी सूरत उनके हौसले पस्त नहीं होते हैं। वो जिस तरह से 89 में खड़े थे आज भी खड़े हैं, और वो अब इसी पे तो भारत सरकार परेशान है। कोई नया ट्रिक लेके आ जाते हैं। अब जैसा कि मैंने कहा, अब नया ट्रिक ये है, आप भी चूँकि प्रोग्राम करते हैं, आपकी भी गहरी नज़र होती है चीज़ों पर। अब नया ट्रिक ये है, अब वालिदैन को डराया जा रहा है, नौजवान बच्चों को शहीद करके वालिदैन के अंदर ये खौफ पैदा करने की नाकाम कोशिश की जा रही है कि आपसे तो आपका मुस्तकबिल छीन लिया जाएगा, आपके बच्चों को खुदा ना खास्ता माजूर कर दिया जाएगा, आपके बच्चों को शहीद कर दिया जाएगा, आपके बुढ़ापे का सहारा छीन लिया जाएगा। जब ये खौफ पैदा करने की कोशिश की जा रही है, इसके बावजूद अब आप देख लेना जो पंडितों का मामला, इस वक्त 4000 पंडित ट्रांजिट कैंपों में बैठे हुए हैं। वो कह रहे हैं कि हम अब मकबूजा वादी के अंदर नहीं जाना चाहते, हमारी ट्रांसफर पोस्टिंग यहां ना की जाए, हमें कहीं और मुंतकिल किया जाए। जी वो बिल्कुल, बल्कि जम्मू कुछ खानदान इस हफ्ते गए भी हैं, वो हाथ जोड़ रहे हैं इस वक्त। उन्होंने जो गवर्नर हैं जम्मू के, उनसे भी मनोज सिंह से भी उन्होंने मुलाकात की, वो भी उनके जो मुज़ाकरात हैं सहना से, वो भी बेनतीजा हुए वो मुज़ाकरात। अब आप ये देख लीजिए, कांग्रेस का शोर लैदा है इस पे। कांग्रेस ने कहा है कि बीजेपी ये दावे करती है कि मकबूजा वादी के अंदर हालात बड़े नॉर्मल हो चुके हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है वहाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। लोन साहब, डेमोग्राफिक चेंजेस का बड़ा दावा सामने आया था कि जी हम यहाँ पे इंडियंस को लेकर आएंगे, 4-5 कैटेगरीज वो लेकर आए कि जी जिन्होंने सर्व किया है, एजुकेशन हासिल की, जो इतने साल यहाँ पे बड़े हुए, मजदूरी की, वट एवर, ये तमाम 4 से 5 मिलियन जो है वो डोमिसाइल्स भी इशू किए गए। ऑन ग्राउंड डेमोग्राफिक चेंजेस के हवाले से कितने हिंदू या इंडियंस हैं जो यहाँ पे आके आबाद हुए हैं? आपकी रिपोर्ट्स क्या हैं? देखें, ये हिंदुस्तान ने इक़्तिदार में आने के लिए ये कार्ड खेला कि हम कश्मीर के अंदर डेमोग्राफी चेंज कर रहे हैं। आप वहाँ ज़मीनें खरीदोगे, आपके लिए टाउनशिप्स कायम किए जाएंगे, कॉलोनीज़ कायम किए जाएंगे, और इस तरह की बातें भी की गई जो गैर अखलाकी हैं कि आप कश्मीरी लड़कियों के साथ शादियाँ भी करेंगे। अच्छा, उसके बाद ये जब इक़्तिदार में आए, 40 लाख के तकरीबन लोगों को डोमिसाइल्स दिए गए हैं, और लेकिन आज तक वादी के अंदर ये किसी भी गैर रियासती बांदे को नहीं ला सके। जम्मू के अंदर तो इन्होंने किया है, लेकिन वादी के अंदर ये उनको नहीं ला सकते हैं। अब चूंकि उनको मोदी ने डेथ सर्टिफिकेट से जारी किए हैं, क्योंकि ये जब वादी आएंगे वहां इनको भारतीय फौज मार के पाकिस्तान पे इल्जाम लगाएंगे, तारीख आजादी के लोगों पे इल्जाम लगाएंगे। ठीक है। तो लिहाजा उन लोगों को आप कह रहे हैं कि ये डेथ सर्टिफिकेट्स हैं। मैं बिल्कुल वाज़िया कर देना चाहता हूं। ठीक है। उन लोगों को समझना चाहिए। इंडिया को पता है इस चीज का, इंडिया को सारा जाहिर है। अजीत कुमार देओल इसके पीछे है, मोदी है इसके पीछे। अब हिंदुस्तान में इंतहा पसंद लोग हैं, उसके एस्टेब्लिशमेंट में भी है, उसके मीडिया हाउसेस के ऊपर भी ये बैठे हैं, ब्यूरोक्रेसी में इंतहा पसंद है। अब मीडिया के ऊपर जब ये वाविला करते हैं, जब ये झूठ और प्रोपेगेंडा करते हैं, जब ये नफरत फैलाते हैं, और उसके बाद
आप देखो हिंदुस्तान की इस वक्त क्या सूरत हाल है। कल इन्होंने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी की। अगर ये इस तरह की धमकियां नहीं देते हरिद्वार के अंदर प्लेटफॉर्म जो पार्लियामेंट का है उसके ऊपर या मीडिया के ऊपर, इस तरह की इश्तिहाल पसंदी वहां नहीं होती। अब इन्होंने लोगों को जो है ना बेवकूफ बनाया है, तो वही हिंदुस्तान अब तबाही की तरफ जा रहा है। मैं लिख के दूंगा, कोई भी गैर रियासी बाशिंदा कश्मीर में नहीं बस सकता। ठीक है, अगर वो बसता है जितने मर्जी डोमिसाइल इशू बिल्कुल, जितने भी वो डोमिसाइल उसे इशू करें। ये चूंकि शख्स से दो चार हैं और इन्होंने इक़दार में आना था। आप देखें इन्होंने अपने लोगों को मारा, जो पुलवामा का हुआ वो आप रिकॉर्ड पे है, ठीक है, अपने फौजियों को मारा। उसकी ऑडियो, ये अपने मुंह को मार सकते हैं अब इक़दार के लिए। ठीक है, तो लिहाजा इन लोगों पे कोई एतमाद नहीं किया जा सकता। वहीं दुनिया ने, वहीं आखिरी बात, दुनिया ने अब देखना होगा कि इंतहा पसंदी की गुंजाइश नहीं है और इस फस्ताई रियासत को लगाम देना होगा। दुनिया ने आगे आना होगा और अगर खुदा न खास्ता हिंदुस्तान को लगाम नहीं दी गई, इस पे रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाए दिए गए, इस पे पाबंदियां नहीं लगाई गई, बरसगीर जुनूबी एशिया का अमन जो है दरहम बरहम हो सकता है। लोन साहब, इंटरनेशनल कम्युनिटी क्या ये नहीं देख रही कि ये कुछ हो रहा है, किस तरह से बहाना बना के मुसलमानों को कत्ल किया जा रहा है? उनकी एम्बेसीज हैं वहाँ पे, एम्बेसीज आइज़ एंड ईयर्स होती हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी का, वो अपनी रिपोर्ट्स नहीं दे रही इस हवाले से। और आप भी अभी रिसेंटली यूके का विज़िट करके आए, वहाँ पे आपने क्या सेंस किया है, किस हद तक सेंसिटाइज्ड हैं वो लोग, उनके अवामी नुमाइंदे, कि कश्मीर के अंदर कश्मीरियों के साथ ज़्यादती हो रही? देखिए, कश्मीर के हवाले से बदकिस्मती से बैनुल अक़वामी बरादरी का जो किरदार है ना, दोहरा मियार का शिकार है बैनुल अक़वामी बरादरी। एंटोनियो गुतेरेस भी बाखबर हैं, पूरी दुनिया को पता है कि कश्मीर जल रहा है, वहाँ गैर कानूनी कब्जा है, वहाँ जेनोसाइड हो रहा है, वहाँ लोगों को मारा जा रहा है, वहाँ लोगों के बुनियादी हुकूक सलब हैं, ठीक है, वहाँ तबाही मचा दी है भारत ने। उसके बावजूद वो खामोश हैं। ताहम हम समझते हैं कि ये हक आज़ादी की तहरीक है, ये हक पे मुबनी तहरीक है, ये शहीदों का खून जरूर इंशाल्लाह रंग लाएगा। दुनिया बेशक खामोश है। इंटरनेशनल कम्युनिटी अपनी जिम्मेदारी से पीछे तो नहीं हट सकती। देखें, अभी यूक्रेन का मामला हुआ, उस पे तो पूरी दुनिया जो है ना चीख रही है, लेकिन फ़लस्तीन और कश्मीर, कब से ये मसले जो है ना सुलग रहे हैं, कब से ये मसले जो है ना लोग अजीरन बना दी गई है ज़िंदगी, उनको नहीं समझा जाता है। वहाँ पर जो है ना इंसान भेड़ बकरियों की तरफ हाँका जा रहा है। मगर ये जो नाम निहाद इंसानी हुकूक के जो चैंपियन है ना, ये भी खामोश हैं। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि उम्मत मुस्लिमा ने किरदार अदा करना होगा। अब देखें कल जो वाक़ा हुआ ब्लास्फेमी पे, जो मुसलमानों के खिलाफ जो हुआ, और इसी तरह से जो भी हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान हैं या जो अक़लियत है वो भी महफूज नहीं है। और बैनुल अक़वामी बरादरी की ज़िम्मेदारी बनती है कि अगर खुदा न खास्ता हिंदुस्तान के अंदर कत्लेआम शुरू हुआ, वहाँ हिटलर के जो पैरोकार हैं, जिनके अज़ाइम इंतहाई ख़तरनाक है, उनको रोका नहीं गया, तो ये जो लीग ऑफ नेशन का हाल हुआ था ना, इसी अक़वाम मुत्तहिदा का होगा। ताहम लोगों के अंदर जज्बा है, जो भी हमारा डायस्पोरा है या जो भी पाकिस्तानी भाई हैं, कश्मीरी हैं, वो गाहे बुगाहे मसले को उठा रहे हैं, हाईलाइट कर रहे हैं, डेमॉन्स्ट्रेशंस भी होते हैं, सेमिनार्स भी होते हैं। ताहम इन नाम नहाद महज़ब इदा जो ये अपने चैंपियन बने हैं, जो अपने आप को महज़ब ममालिक कह रहे हैं, चाहे वो यूरोपियन यूनियन हो, अमेरिका हो, बरतानिया हो या जो भी हो, वो बदकिस्मती से डबल स्टैंडर्ड का शिकार हैं और उन्हें ये दोहरा मयार तरक करना होगा और इंसाफ की बात करनी होगी। हाउस ऑफ कॉमन में अभी एक डिबेट हुई जिसके अंदर उन्होंने कहा कि जी जो यासीन मलिक साहब को सज़ा दी गई है वो हिंदुस्तानी कवानीन के मुताबिक सज़ा दी गई है। आप इसे कंडेम करते हैं, इस डिबेट को, इन रिमार्क्स को? आज़ादी पसंद लीडर को आप मनगढ़ंत इल्जामात में अंदर कर रहे हो, उस पर सजा दे रहे हो, तो मुझे बताएं ये हाउस ऑफ कॉमन्स ये कौन सा हाउस है जो इस नाइंसाफी को ये कहकर कहता है कि वहां पर हिंदुस्तानी इंटरनल मामला, ये तो इंटरनेशनल इशू है, इंटरनेशनल डिस्प्यूट टेरिटरी है, वहां आजादी की मतवाली जेलों में है। तो फिर चंद्र बोस भी दहशतगर्द था, फिर भगत सिंह भी दहशतगर्द था, फिर नेहरू भी दहशतगर्द था। अगर मायारात ये हैं तो ठीक है। अब जरा मीडिया की तरफ आ जाते हैं। गोदी मीडिया जिस अंदाज से इस सारे मामले को उछाल रहा है, कश्मीरियों को जालिम पेंट कर रहा है, किस कदर ये नुकसानदेह है कश्मीरियों के हवाले से भी, जो परसेप्शंस इंडिया के अंदर एक बनाई जा रही है गोदी मीडिया के हवाले से, और जो स्टैंडर्ड्स जर्नलिज़म के उन्होंने बालाए ताक रखे हैं, किसी को इतने ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ कर दिए हैं, उसको आप किस तरह देखते हैं बतौर सहाफ़ी? देखें, उनके मीडिया के ऊपर जो प्रोग्राम्स हो रहे हैं इस वक्त, कोई भी गैर जानबदार शख्स, अदारा, मुल्क, कौम, उनका प्रोग्राम का जो अंदाज़ है वही देख के पता चल जाता है कि ये कितने न्यूट्रल हैं, ये मामलात को किस तरह से पॉजिटिव लेके चल रहे हैं।
یہ جو چیزیں وہ پورٹرے کر رہے ہیں وہ ان کے اینکرز، ان کے میڈیا ہاؤسز، وہ ان کے اخبارات وہ نظر آ جاتا ہے ان کی تحریروں میں، ان کے ویڈیوز میں، ان کے ٹاک شوز میں، ان کی رپورٹس میں، یہ سارا کچھ نظر آ جاتا ہے کہ یہ کیا پورٹرے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ وہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں جو نہیں ہے، اور جو ہے اس کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مثلا اگر تو یہ کرتے ہیں فار ایگزامپل یہ ایک طرف کی رپورٹنگ ہی کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی نیگیٹو کر کے، ٹھیک ہے، تو ان کو دوسری طرف کا بھی موقف دینا چاہیے نا، جہاں پہ بھارتی فورسز جو مظالم وہاں پہ کر رہی ہیں، جن کی رپورٹس انٹرنیشنل آرگنائزیشنز نے جاری کی ہیں، جن کے اوپر پوری دنیا کے اداروں میں بات ہوتی ہے، جن کے اوپر ایمبیسیوں کی خفیہ رپورٹس جاتی ہیں، پوری دنیا کی آنکھیں تو نہیں بند، وہ تو ہیومن رائٹس واچ کی رپورٹس دیکھ رہی ہوتی ہیں، ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹس بھی وہ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہے، تو ان کے میڈیا پہ یہ چیزیں نظر نہیں آتی، تو میرا نہیں خیال ان کا میڈیا تحریک آزادی کشمیر کو، یہ آج کا تو نہیں ہے لگا ہوا، یہ تو ایک عرصے سے لگے ہوئے ہیں۔ اس میں اب جدید دور میں ایک چیز کا تھوڑا سا نقصان ہے، وہ یہ ہے کہ انہوں نے آکوپائیڈ کے اندر جو سوشل میڈیا کی ایکسیس ہے وہ کشمیریوں کے لیے بند کی ہوئی ہے، اس پہ انہوں نے خاصا مضبوط انداز میں اپنے پنجے گاڑے ہوئے ہیں، وہاں سے وہ چیزیں اس طرح سے نہیں نکل پا رہی ہیں۔ یہ کچھ اقدامات کرنے کی ضرورت ہے کہ وہاں سے کچھ چیزیں نکلیں اس طرح سے، پوری دنیا کے پاس جائیں، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ جو بھارتی فورسز ہیں ان کا حقیقی چہرہ کیا ہے اور بھارت کا حقیقی چہرہ کیا، اور کچھ عرصہ پہلے ہم دیکھ رہے تھے کہ الجزیرہ بہت اچھی رپورٹنگ کر رہا تھا، بی بی سی نے اسپیشل سروسز شروع کی مقبوضہ کشمیر کے لیے، واشنگٹن پوسٹ نے اس کے اوپر بڑا لکھا، نیو یارک ٹائمز نے لکھا، وائس آف امریکہ نے اس کے اوپر بڑا کام کیا۔ ڈونٹ یو تھنک کہ اب بالکل جو ٹلٹ ہے یا رجحان ہے وہ کشمیر سے ہٹ چکا ہے، وہ لائم لائٹ میں کشمیر اس طرح نہیں ہے جس طرح ہم نے دیکھا 2019 میں تھا، اور اس کی بڑی وجہ آپ کو کیا لگتی ہے کہ کیا دوبارہ وہ کسی بڑے حادثے کا انتظار کر رہے ہیں؟ دیکھیں پہلے جب 19 والا ایشو ہوا اس کے بعد یکدم آپ نے دیکھا کہ کس طرح پوری دنیا کا میڈیا متوجہ ہوا، پاکستانی جو کوششیں تھیں وہ نظر آئیں پوری دنیا کے اندر، یونائٹڈ نیشن ہوا، یورپین پارلیمنٹ ہوئی، برٹش پارلیمان ہوا، دیگر مسلم ممالک کے اندر بھی جب آواز بلند ہوئی تو مسئلہ کشمیر اور اندرونی صورتحال اس وقت تک آ رہی تھی۔ اب جو پابندیاں ہیں وہاں سے چیزوں کی جو ایکسیس نہیں ہوگی، اب وہاں پہ تو نہ تو مبصر مشن جانے دیے جاتے ہیں، نہ ہی وہ صحافیوں کو جو فری میڈیا ہے اس طرح سے وہ موو نہیں ہونے دے رہے، تو میرا خیال ہے کہ میٹیریل نہیں پہنچ پا رہا، اگر میٹیریل پہنچے تو چیزیں سامنے آ سکتی ہیں۔ بلال رفیق صاحب، عبدالحمید لون صاحب، آپ دونوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ۔ یقیناً ہند ایک مرتبہ پھر یہ پلاننگ کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے کشمیریوں کو جو ہے وہ زد و کوب کیا جائے، ان کی نسل کشی کی جائے، اور بہانہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ ہندو پنڈتوں کا بہانہ ہو، چاہے وہ کوئی اور من گھڑت کہانی جو ہے اسے بنا کے کشمیریوں کو جو ہے اصل میں نشانہ بنانا ہے۔ پروگرام کشمیر میگزین سے اتنا ہی، یاسر رحمان کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔